नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एडुटेरिया का एनसीईआरटी पर आधारित एक बुक आया है जिसमें जो है 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री में आज क्लास 8 का जो जितना भी एनसीईआरटी में प्रश्न बनता है उसको इस वीडियो में शामिल किया गया है और क्लास जो है 6 और 7 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 8 का जो है क्लास 8 का आज वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप लोग देखिए, इसका डिस्कशन भी बहुत अच्छा है जो पीडीएफ में दे दिया जाएगा, बाद में आप लोग उसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहासकारों द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कूट में आंसर देना है। तो पहला जो कथन है देखते हैं। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। यह सही है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। यह भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। आगे प्रश्न है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो इसमें कूट में आंसर देना है 1, 2, 4। 1, 2, 4 जो है सही है। स्वतंत्रता, उसके बाद समानता हो जाएगा, उसके बाद लोकतंत्र हो जाएगा। आगे है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो जेम्स रेनेले को जेम्स रेनेले को। आजकल जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेम उसी प्रकार इस बुक में किया गया है। मतलब कूट भाषा में बहुत सारे प्रश्न को दिया गया है। तो ये बुक जो है अभी रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा बुक एडुटेरिया के द्वारा लाया गया है। आप लोग जरूर इसका सभी वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा कहीं से भी। तो चौथा प्रश्न है, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो इसका कारण ए और बी दोनों था। मतलब कम वेतन एवं खराब भोजन के कारण 1946 में जो है दिल्ली में पुलिस हड़ताल किया गया था। आगे है, भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था। तो यह 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था। तो मुंबई में हुआ था ये। आगे है, अंग्रेज द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। कौन कौन बात का जिक्र मिलता है। तो 1 और 2, मतलब गवर्नर जनरल के शासनकाल का, और दूसरा जो है अंग्रेज अधिकारियों के गतिविधियों तथा नीतियों का वर्णन मिलता है। आगे प्रश्न है, जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है। और इसमें जो है असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे सत्य कथन दिया हुआ है लेकिन असत्य को इसमें चयन करना है। तो इनमें से कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है, मतलब सभी कथन सत्य है। तो सत्य कथन को पढ़ते हैं। एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखा गया। किसके द्वारा। जेम्स मिल के द्वारा। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया था तथा उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना था। आगे प्रश्न है, 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना था। तो इसमें जो है विशाखापट्टनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी। यह गलत है। सही वाले को पढ़ लेते हैं। बंबई में सेना द्वारा जहाज और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई थी तथा दूसरा है, कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ और लोग को भी गिरफ्तार होने की आशंका थी। अगला है, विशाखापत्तनम में कुछ लोग के काम करने से इनकार करने की उम्मीद थी लेकिन आगे किसी और परेशानी की आशंका नहीं थी। तो इसमें सही कथन हो जाएगा ये ए, बी और डी हो जाएगा। खुशन वीसी क्या है।
तो यह एक सुंदर लेखन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खुशनवीसी, खुशनवीसी क्या है? तो सुंदर लेखन कला है यह। आगे प्रश्न है, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, और कूट भाषा में इसमें कौन सही है बताना है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, दोनों को पढ़ लेते हैं। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध के में खाना खाने से मना कर दिया था, तथा दूसरा जो है, हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइन की रसोई से आने वाली खाने का विरोध किया था। ये दोनों कथन सत्य है। आगे है, कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए, उसका क्या प्रभाव हुए। तो सत्य कथन इसमें चुनना है, तो केवल 1 और 3 सत्य है, यानी कि कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा था, तथा कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया एवं खेती चौपट होने लगी थी। आगे प्रश्न हो जाएगा, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। तो कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। आगे प्रश्न है, वाणिज्यिक कंपनी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन कौन सा कथन जो है सत्य है, कूट भाषा में चुनना है। तो 1 और 2 जो है सही है, मतलब कि वाणिज्य कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। दूसरा है, वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें उच्च कीमत पर बेचती थी। आगे प्रश्न हो जाएगा, बंगाल का नवाब यानी सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो फरमान का दुरुपयोग था। आगे प्रश्न है, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सत्य कथन को चुनना है कूट भाषा में। तो 2 और 3 कथन जो है सत्य है, मतलब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद हुआ था। तीसरा है, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया गया। आगे है, सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था, उसका कारण क्या था। तो सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। आगे प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं क्या है। तो और इसमें जो है असत्य कथन को बताना है। तो केवल इसमें 2 कथन जो है असत्य है, केवल 2 असत्य है, मतलब एक को पढ़ लेते हैं सही वाले को। प्लासी के युद्ध के बारे में, कंपनी ने बंगाल के प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार संभालना था। यह सही है। आगे प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कर, और कूट भाषा में इसका आंसर जो है देना है। तो ना ही 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। यानी कि बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई, यह गलत है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए, यह भी गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है सत्य है, सत्य कथन चुनना है। तो कूट भाषा में इसका 1 और 2 3, यानी कि तीनों जो है सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, यह सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों की कंपनी
द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा की निर्धारित रकम चुनने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। आगे है, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। आगे है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए? कूट भाषा में इसका सही उत्तर चुनना है, तो तीनों जो है सही है। यानी कि 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये सभी जो काम है कौन किया था? टीपू सुल्तान ने। आगे है, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें सत्य कथन को बताना है। तो सभी कथन सत्य है। यानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, यह सही है। वडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई तथा मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई थी। आगे प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सत्य कथन कौन है? तो 1 और 3 जो है सत्य कथन। 1 और 3 यानी कि रानी चेन्नम्मा का संबंध किससे है? तो कर्नाटक से। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो रानी चेन्नम्मा की। आगे प्रश्न है, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो 1843 में। आगे है, हड़प नीति के संबंध में यहाँ पे मिलान करना है। तो डी इसका आंसर दिया हुआ है, यानी कि ए के बी, यानी कि सतारा कब जो है हड़प नीति के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 1848। उसके बाद है दू के ए हो जाएगा, यानी कि संबलपुर 1750 में, उदयपुर डी दिया हुआ है मतलब 1852 में, नागपुर 1853 में। नागपुर 1853 में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को चयन करना है कूट में से। तो 1 और 2 सत्य है। मतलब कि अंग्रेज ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था। उसके बाद है, अवध को 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। आगे है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं क्या थी? तो उसका विशेषता जो था, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। उसके बाद जो है, फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। आगे प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो एडमंड बकर। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया था? इसका कारण क्या था? तो सत्य कथन केवल 2 है, मतलब वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उसे यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकते थे, इसी कारण। आगे है, 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियों द्वारा भारत से आयात की जाने वाले वस्तुएं थी। क्या क्या थी? तो 1, 3, 4 मतलब सूती कपड़ा हो जाएगा,
उसके बाद हो जाएगा काली मिर्च और उसके बाद हो जाएगा रेशम। आगे प्रश्न है फैक्टर किसे कहा जाता था? फैक्टर, तो यह व्यापारियों को कहा जाता था। किसको? व्यापारियों को। आगे है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन जो है कूट भाषा में देना है। तो केवल 2 इसमें सही है, यानी रॉबर्ट क्लाइव, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। आगे है इधर मिलान करने वाला है, स्थान दिया है और निर्यात की जाने वाली वस्तु। जैसे बंगाल, बंगाल से क्या निर्यात होता था? तो पटसन। उसके बाद असम से चाय हो जाएगा, पंजाब से कपास हो जाएगा, मद्रास से चावल हो जाएगा। आगे प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने का कारण क्या था? तो इसमें कुट भाषा में आंसर देना है, तो 1 और 2 तीनों हो जाएगा। मतलब खेती में सुधार लाने हेतु, अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए तथा प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए जो है अंग्रेज द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। आगे है फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की गई? फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की गई? 1792 में। 1792 में। आगे है नील की खेती कहाँ की जाती थी? तो 1 2 3 4 5 में, मतलब सभी जगह, मतलब भारत, करबियाई द्वीप, ब्राजील, स्पेन और उत्तरी अमेरिका में। आगे प्रश्न हो जाएगा जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आगे प्रश्न हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन को यहाँ चुनना है। तो कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है, यानी कि सत्य कथन को पढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई तथा किसान के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। आगे प्रश्न हो जाएगा महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग था। आगे है महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। तो केवल 2 कथन सत्य है। यह व्यवस्था महल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। यह सही हो जाएगा। आगे है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदार से ना करके सीधे रैयतों से किया गया था। आगे प्रश्न हो जाएगा बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1759 में। बंगाल में नील विद्रोह 1859 में। 1859 में। खोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो उड़ीसा हो जाएगा। बेवड़ एक प्रकार के घुमंतु खेती है। किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? तो मध्य प्रदेश। बेवड़ कहाँ उपयोग होता था? तो यह मध्य प्रदेश में। आगे है इधर जनजाति है और संबंधित क्षेत्र हो जाएगा। सहरिया कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी भारत में। रियांग उत्तर पूर्वी भारत में। बैगा जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में और उरांव जो हो जाएगा पूर्वी भारत में।
आगे प्रश्न है, अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे क्योंकि, इसका कारण क्या था? तो 1 और 2, झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था तथा दूसरा जो है, अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। आगे प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का कारण था। मुंडा विद्रोह का क्या कारण था? तो 1 और 3, मतलब कि दीकुओं और महाजनों का अत्याचार, और 3 में जो है ईसाई मशीनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो बैगा। कौन कौन था? लबाड़िया, गद्दी एवं वन गुजर। आगे प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जमीन पर निम्नलिखित असर पड़े थे। क्या असर पड़े थे? तो केवल 2 सत्य है। इसमें जो है स्कूट भाषा में आंसर देना था, केवल 2 सत्य है। मतलब घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किए जाने लगा था। आगे प्रश्न है, आदिवासी विद्रोह एवं उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करना है। जैसे संथाल विद्रोह 1855 में, कोल 1831 में, वर्ली जो है 1840 हो जाएगा, बस्तर कब हो जाएगा? 1910 में। आगे प्रश्न है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। यानी कि बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूहों में रहने और मदिरा पान से जुआओं को दूर करने की सलाह दिए थे तथा वे उपजाऊ धारण करते थे, जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। आगे है, सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी का कारण क्या था? तो सत्य कथन इसमें चुनना है। तो 1 और 3, मतलब वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे तथा 3 जो है, किसानों से भारी रकम वसूली किया जाता था। किसानों से भारी भरकम कर वसूली किया जाता था। माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखा? तो विष्णु भट्ट गोडसे। आगे प्रश्न हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो चर्बी वाले कारतूस विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया था। यह सही कथन है। आगे प्रश्न है, यह भविष्यवाणी किसने की? अंग्रेज का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो अहमदुल्ला शाह। पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। आगे है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? लॉर्ड कैनिंग। आगे प्रश्न है, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाए गए? तो सत्य कथन इसमें बताना है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। मतलब क्या क्या कदम उठाया गया? तो 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी। उसके बाद जो है 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। आगे है, मंगल पांडे को किस दिन फांसी हुई थी? 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। यहाँ मिलान करना है 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। मतलब कि नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से थे। विरजिस कद्र लखनऊ से थे। रानी अवंती बाई लोधी कहाँ से थी? तो रामगढ़ से।
रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। आगे प्रश्न है, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो सत्य कथन कूट में चुनना है, तो 2 और 3 सत्य है। मतलब कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। एवं तीसरा जो है, तत्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। आगे प्रश्न है, 1857 के बाद अंग्रेज ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए? तो कूट भाषा में सभी हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। दूसरा है, डलहौजी के व्यापक के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। तीसरा है, अंग्रेज ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। तो केवल 2 कथन जो है सत्य है। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। कौन? तो प्राच्यवादी हो। आगे है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उपयुक्त कथन किसका है? तो लॉर्ड मैकाले का। आगे प्रश्न हो जाएगा, ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला? तो सेरा रामपुर में। आगे है, विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है, यानी कि बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। यह कथन जो है सत्य हो जाएगा। आगे है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1901 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विलियम जोन्स के द्वारा। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। आगे प्रश्न है, मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो 1835 में। आगे प्रश्न है, 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन कूट भाषा में देना है। तो सभी कथन जो है सत्य है। सभी कथन को पढ़ते हैं। वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया था। दूसरा है, वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तीसरा है, इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र भी बताया गया। आगे है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। तो सभी कथन सत्य हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी तथा उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। आगे है,
टैगोर की शिक्षा संबंधी विचार से टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 कूट भाषा में देना था, तो तीनों कथन सत्य है। यानी कि टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा का श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। सती, सती शब्द का अर्थ होता था, क्या होता था? तो सदाचारी महिला, सदाचारी महिला। आगे प्रश्न है, विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन को जो है कूट भाषा में आंसर देना है, तो केवल एक कथन सत्य है। मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। आगे है, कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? तो रकैया सखावत हुसैन ने। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी थी? तो रमाबाई। आगे प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो सही कथन केवल एक है। मतलब बाल विवाह निषेध यह 1929 में पारित किया गया था। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किए थे? 1927 में। 1927 में। आगे प्रश्न है, राजा राममोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। तो 1 और 2 सही है। मतलब राजा राममोहन राय के बारे में कोलकाता में ब्राह्मो सभा की स्थापना की थी। और दूसरा जो है, राजा राममोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के पक्ष में थे। आगे प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ किया था? तो राजा राममोहन राय। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे प्रश्न है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करना है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह कहाँ से संबंधित है? कोलकाता से। ज्योतिबा राय फुले, यह हो जाएगा महाराष्ट्र से। आर्य समाज पंजाब से। भोपाल की बेगम अलीगढ़ से। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन कूट भाषा में देना है। तो केवल एक कथन सत्य है। यानी ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब प्रकाशित की। ये कथन जो है सत्य हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1929 में। 1929 में। आगे प्रश्न है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1840 में। परमहंस मंडली का गठन 1840 में। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो केवल 2 सही है। जाति सुधार में केवल 2 सही है। यानी कि पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। आगे प्रश्न है, ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम मनुष्यमान, यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह किसका कथन है? तो नारायण गुरु का। नारायण गुरु को। आगे है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष की थी? तो 1873 में। 1873 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1867 में। 1867 में। आगे प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी। क्या क्या मांग थी?
तो कूट भाषा में 1 और 2 मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य अलग अलग किए जाएं। दूसरा है आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में। 1906 में। आगे है नटाल कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन जो है कूट भाषा में चुनना है। तो इसकी स्थापना, नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने, इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। अपमान व याचना दिवस किस दिन मनाया गया? तो 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। आगे है तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसे गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय के नारे लगाए गए? तो असम के चाय बागान के मजदूर। आगे है भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1878 में। आगे प्रश्न हो जाएगा इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन चुनना है। तो केवल एक सही है। इल्बर्ट बिल 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। आगे प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो सभी कथन सही है। कूट भाषा में इसको आंसर देना था। तो 1885 में देश के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था तथा संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. होम कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे है स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो गरमपंथी ने। अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए। आगे प्रश्न है 1917 ईस्वी में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले थे? तो समाजवाद का विचार। आगे प्रश्न है 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? तो सत्य कथन बताना है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हुआ था। उसके बाद जो है 1917 में रूसी क्रांति, गांधी जी ने सत्याग्रह एवं अहिंसा के विचार दिए थे। आगे है रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। तो 1 और 2 जो है सही है। मतलब कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तथा दूसरा जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किए गए रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। आगे है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो कूट भाषा में आंसर देना है। तो 1, 2, 3 मतलब तीनों सही है। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों एक साथ जोड़ दिए गए। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन का मुख्य मांग स्वराज्य थी। उसके बाद जो है इनमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। आगे प्रश्न है पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। आगे प्रश्न है 1829 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है।
तो इसमें दोनों में से कोई भी सत्य कथन नहीं है, यानी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, यह गलत है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यह भी गलत है। आगे प्रश्न है, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन चुनना है। तो 2 और 3 जो है सत्य है। मतलब 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ संडोर्स नामक पुलिस ऑफिसर की हत्या की। उसके बाद है 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। ये जो दोनों कथन है सत्य हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। दोनों कथन सत्य है, यानी कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। दूसरा जो है 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांत में कांग्रेस सरकार बनी थी। आगे है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 में। 1940 सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। तो 1 और 2 जो है सत्य है। मतलब वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। आगे है, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों और उनके उद्देश्यों के विचार कीजिए। फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित संगठन एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में विचार कीजिए। तो सही कथन इसमें चुनना है 1, 2, 3। मतलब ब्रह्मा समाज मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोध करता था। प्रार्थना समाज जातीय बंधन एवं बाल विवाह के विरुद्ध अभियान था। उसके बाद है तीसरा, वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठानों की आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन किया था। आगे है लास्ट प्रश्न जो है 115 नंबर, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सत्य है, यानी कि सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर में हुई थी। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 79 में हुआ था, 1879 में हुआ था। उसके बाद है, इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासों से मुक्त करना था। इस प्रकार जो है आज का जो है क्लास 8 का सारे प्रश्न को इसमें करा दिया गया है। अगर आप लोग और अच्छा से देखना चाहते हैं तो इसका PDF जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसका PDF चैनल पर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।